सर, क्या सच में आपने कभी डॉक्टर तोशित को देखा है? कैसे प्रोफेसर हैं वो? कहते हैं कि जीनियस पसंद, जिसने न जाने कितनी डिग्रियां ले रखी है और कितने ही भारतीय ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने कर रखा है, जिनके सामने ये सारी डिग्रियां बेकार है। कहते हैं कि उनके आर्टिकल में अधिकांश शब्द संस्कृत के होते हैं और वे भी इतने जटिल कि जिनके अनेकों भावार्थ निकलते हैं। सही अर्थ समझने के लिए शायद उनके किसी चीर परिचित को ही ढूंढना होता है, या फिर संस्कृत के किसी विशेष ज्ञाता को। कहते हैं उनका कोई भी आर्टिकल्स ऐसा नहीं है जिसे किसी के सामने आधा अधूरा रखकर पेश किया जा सके, क्योंकि उनके द्वारा लिखे हुए एक शब्द के बीच उलटफेर से पूरे आर्टिकल का अर्थ ही बदल जाता है। इतनी सटीक और स्थायी बात रखने वाला व्यक्ति किसी सुपर कंप्यूटर को भी फेल कर सकता है। दोनों साइंटिस्ट ने अपना मत रखते हुए इस आशा भरी निगाहों से प्रोफेसर मित्रा की ओर देखा। प्रोफेसर मित्रा समझ चुके थे कि उनकी मंशा क्या है, और यदि उसे पूरा ना किया जाए तो उचित न होगा, इसलिए उन्होंने उन साइंटिस्ट की ओर देखकर कहा, क्या बोले सुपर कंप्यूटर? और वो हंसने लगे जोर जोर से ठहाके लेकर। उन साइंटिस्ट को लगा शायद उन्होंने गलत सवाल पूछ लिया। उनके चेहरे के भाव बदलते हुए देख प्रोफेसर मित्रा ने हाथ से इशारा कर उन्हें रिलैक्स रिलैक्स कर संबोधित किया, क्योंकि शायद वे अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। फिर थोड़े समय बाद वही टाइम काउंटर, जो रेड का टाइम काउंटर था, उसे उठाकर उन साइंटिस्टों के सामने रखकर बोले, देखिए, अभी सुपर कंप्यूटर इतना डेवलप नहीं हुआ है कि बिना सही कमांड लिए खुद इस प्रकार का डिज़ाइन तैयार कर सके। जिस आदमी ने इसे बनाया होगा, तब सोचो कि तुम उसे क्या कहोगे। डॉक्टर, प्रोफेसर, जीनियस या सुपर कंप्यूटर का बाप? ये तुम सोचो, ये वो व्यक्ति हैं जिसका स्टूडेंट, जिसको हम सब ने देखा है और जिनके साथ चंद मिनट गुजारने के लिए मेरे जैसा साइंटिस्ट अपॉइंटमेंट लेने को तैयार है। उस बीच 25 साल के छोकरे में इतना टैलेंट है कि सुपर कंप्यूटर जब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में रन के लिए जंप करता है, उतने ही समय में वो ऋषि कुमार उस प्रोग्राम का रिजल्ट पन्ने में लिखकर सौंप देता है। तुम्हें पता है, हमारी ही कंट्री उसको एक आयरलैंड खरीदने तक की कीमत देने को तैयार था पैकेज में, लेकिन उसने मना कर दिया। अब तुम सोचो, जिसका स्टूडेंट ऐसा होगा, तब उस आदमी को क्या कहोगे? डॉक्टर ऋषि कुमार, उसका जूनियर सौमिक और उसका जूनियर देव आज से 10 दिन बाद एक कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं। मेरे साथ चलना, तब तुम्हें पता चलेगा उस भारत की मिट्टी का नमूना और इस पैनल के सबसे छोटे प्यादे की कीमत। वो कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लेवल पर है, जिसमें कोई भी 50-55 से नीचे नहीं है, उस छोटे साइंटिस्ट को छोड़कर। पता है उसकी उम्र क्या है? ओनली 22 ईयर। कोई डिग्री नहीं समझे, लेकिन अनेकों यूनिवर्सिटी उसे डॉक्टरेट की डिग्री ऑफर कर चुका है। सोचो, कुछ तो होगा उसमें, जिसके स्टूडेंट इतनी गजब की क्षमता रखते हैं। वह व्यक्ति क्या होगा? ये सोचने लायक बात है। मुझे याद है, पिछले कॉन्फ्रेंस में बड़ी मुश्किल से ऋषि कुमार को किसी तरह से तैयार किया गया था कि वह अपना समय कॉन्फ्रेंस के लिए निकालें। हालांकि साइंटिस्ट चाहते तो डॉक्टर तोशित से थे, लेकिन भारत सरकार ने सिर्फ एक टूक जवाब में अपनी असमर्थता और डॉक्टर तोशित की व्यस्तता जताते हुए एक विशेष गाइडलाइन के साथ डॉक्टर ऋषि को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसमें साइंटिस्ट कम्युनिटी इनकार न कर सकी। तब तुम ही सोचो, डॉक्टर ऋषि कुमार की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए गए थे, शायद किसी सेलिब्रिटी के लिए भी नहीं किए जाते। ऋषि कुमार जब आया तो बिना किसी सूट बूट और सूटकेस के बिना आया। डॉक्टर ऋषि का इंट्रोडक्शन सबसे हटकर था। मैं डॉक्टर तोशित का शिष्य, उनकी तरफ से आप सबको नमस्कार करता हूं। उनकी तरफ से आप सभी के बीच मुझे भी सभी सम्मानीय सदस्यों से उम्मीद है वे नई तकनीकी सीखने के लिए मिलेगी, जो संपूर्ण समाज के लिए लाभदायी होगी। एक शब्द में भी ऋषि कुमार ने अपना नाम नहीं लिया। सोचो, जिस व्यक्ति में इतनी भक्ति हो कि वो पहले अपने गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तब वाकई डॉक्टर तोशित क्यों बेफिक्र नहीं होगा। अपने लड़कों को भेजकर अब समझ में आया कि परमगति से काश कैसे संभव होता है। उसकी सादगी देखने लायक थी। उसी दौरान मैंने उनसे पर्सनल मिलकर विज्ञान की प्रगति के बारे में बात करना चाहा, जिस पर उन्होंने मुझे संक्षिप्त में बताया कि साइंस को नेचर के साथ पुस्तकों की दुनिया से हटकर यदि सिर्फ बेसिक बातें याद रख अपनाया जाए तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। विज्ञान के जटिल सिद्धांतों को जिन्हें किसी और साइंटिस्ट के द्वारा लिखा गया है, उन्हें एक किनार पर रख अपनी स्वयं की खोज पर ध्यान दीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। और उन्होंने गिफ्ट में मुझे ये समय मापक यंत्र दिया था कि इस वादे के साथ वे कभी भी इसमें लगे कैमरे सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं होते हैं। और यह कहते हुए उन्होंने अपने इंडिया का छोटा सा लोगो उससे निकाला और जस्ट मिनट कहकर उसे अपने पेन पर लगाया। देखते ही देखते इस कलम में लाइट जलने लगी। पता है वह लोगो क्या था? एक सोलर डिवाइस जिससे सेल्फ चार्जिंग पॉसिबल था। एक छोटा सा फ्लैग या मार्क इतना पावरफुल सोलर डिवाइस कैसे हो सकता है? इस सवाल पर उन्होंने मुझे बड़ी आसानी से एक पावरफुल डिवाइस बनाना चंद मिनटों में सिखा दिया, जिसका उपयोग मैंने अपनी बहुत सी खोजों में किया है, क्योंकि पावर के रूप की समस्या हर प्रोजेक्ट में कॉमन होती है। उस व्यक्ति ने शर्ट की बटनें, हेलमेट और यहाँ तक कि बाहर उतारे गए जूतों सभी में सोलर किट लगा रखी थी, जिसे कभी भी कहीं भी आसानी से यूज़ किया जा सकता था।
क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि उन्होंने वहीं बैठे बैठे अपने सिखाई गई टेक्नोलॉजी को प्रूफ करने के लिए मुझसे अपने देश का ये छोटा सा स्टिकर भी तुरंत बना लिया, जो उस डिवाइस का भी मेन सोर्स है? क्या इनकी निश्चितता से कोई अपनी जानकारी यूं ही शेयर करता है? नहीं ना, लेकिन उन्होंने किया और प्रूफ किया कि कोई गलत जानकारी मुझे नहीं दी गई, और तुरंत मेरे ही हाथों सेम डिवाइस बनाकर टेस्ट भी लिया। मैं बखूबी सीख चुका हूँ। ऐसा गुरु यदि रहे तब आसानी से सब कुछ बिना इन मोटी मोटी पुस्तकें के सीखे जा सकता है, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। एक ब्रेक लो, शाम में एक मीटिंग है, उसमें हम चर्चा करेंगे कि हमें क्या रिप्रेजेंट करना है उस कॉन्फ्रेंस में इस बार, जिसमें उसके शिष्य के शिष्य डॉक्टर देव आने वाले हैं। प्रोफेसर सुधांशु मित्रा के साथ ही साथ उनके दोनों साथी डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर विकास पूरी उत्सुकता के साथ उस कॉन्फ्रेंस में बारी बारी से उन सभी को सुन रहे थे। लेकिन सभी को इंतजार था कि आखिर कब छोटे साइंटिस्ट डॉक्टर देव को सुनने का मौका मिले। लेकिन वह तो इतनी धीरजता से सबको सुन रहे थे और समय समय पर हर किसी की बात को संक्षिप्त नोट के साथ, उनके गैजेट और डिटेल उनके साथ आई मानसी को स्टेप बाय स्टेप देते जा रहे थे। मानसी भी पूरी तल्लीनता से उनके हर नोट्स को एक स्टैटिकल चार्ट के साथ रिपोर्ट की तरह एकत्रित कर इस तरह सजा रही थी जैसे वे दोनों ही पहले से ही जानते हो कि वहाँ कौन क्या कहने वाला हो, क्योंकि हर किसी के द्वारा कही गई बात को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और बेसिक स्ट्रक्चर मानसी के पास पहले ही मौजूद थे। प्रोफेसर सुधांशु मित्रा मानसी के काबिलियत से भली भांति परिचय थे, क्योंकि उन्होंने उसके पहले भी मानसी के साथ काम कर चुके थे। वह कुछ दिनों पहले तक एक सीनियर डाटा एनालिसिस के तौर पर अमेरिका दूतावास के मेंबर रह चुकी थी, और अभी अभी कुछ ही दिनों पूर्व उन्होंने डॉक्टर देव की पत्नी के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया था। मानसी ने कुछ महीने पहले ही अमेरिका दूतावास से अपना ट्रांसफ़र इंडिया में करवाकर देव के साथ शादी रचा ली। देव के साथ ही अब वह काम करने लगी। देव और मानसी कॉलेज से एक दूसरे को जानते थे और अब वे दोनों एक अच्छे जीवनसाथी के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन दोनों की नायाब जोड़ी उनके प्रोफेशन के साथ अतुलनीय थी। दोनों ही अपने अपने फील्ड में किसी से कम नहीं थे, लेकिन साथ ही साथ एक बात और थी कि उन दोनों की सहभागिता और एक दूसरों के लिए सम्मान उनके एंट्री से लेकर अब तक हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता। जब भी कोई साइंटिस्ट किसी भी विषय पर अपनी बातें रखता तो वह ध्यानपूर्वक पहले उनकी बातों को सुनते। डॉक्टर देव उनकी बातों को पॉइंट का रूप देते और फिर वह मानसी के इशारों में धीमे शब्दों के साथ जस्ट कुछ समय में ही कुछ समझाते। किसी भी बात को इतनी संक्षिप्त में समझ लेना उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग को स्पष्ट दिखता था। जैसे ही प्रोफेसर सुधांशु मित्रा की बारी आई, उन्होंने सभी के अभिवादन के साथ सबसे पहले अनाउंसमेंट की तरह गर्व के साथ डॉक्टर देव और मानसी की ओर इशारा कर उनके नवविवाहित जोड़ों को बधाइयां दी। प्रोफेसर सुधांशु मित्रा ने संक्षिप्त परिचय मानसी का देते हुए उपस्थित जनमानस से अनुरोध किया कि अपने द्वारा कही गई बातों की स्पष्टीकरण और सही जवाब के लिए हमें डॉक्टर देव के साथ ही मानसी को भी सुनना चाहिए, क्योंकि वह देव के समतुल्य एक अच्छी डाटा एनालिसिस है इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। डॉक्टर देव के समतुल्य शब्दों ने सबके मन में मानसी को लेकर विशेष सम्मान पैदा किया। साथ ही साथ मानसी और प्रोफेसर देव दोनों को ही अत्यंत प्राउडली फील किया, जिस बात पर डॉक्टर देव ने सहमति जताते हुए सभी से निवेदन किया कि वे दोनों ही एक साथ अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इधर डॉक्टर विकास और डॉक्टर आशुतोष दोनों साइंटिस्ट को जब यह मालूम हुआ कि मानसी भी अमेरिका दूतावास में काम कर चुकी है, तब तो उन्हें ऐसा लगा कि डॉक्टर देव से मुलाकात के लिए उन्हें विशेष चाबी मिल गई हो। आयोजकों ने शायद जानबूझकर उन दोनों का स्पीच अंत में रखा था, जिसके बहुत से प्रमुख कारण हो सकते थे। पहला कि किसी सीनियर डॉक्टर, प्रोफेसर या जूनियर को पहले मौका देने को लेकर शिकायत ना हो। दूसरा प्रमुख कारण ये था कि स्वयं डॉक्टर देव की इच्छा थी कि वह पहले तल्लीनता से सभी की बातों को सुनना चाहते हैं, और तीसरा प्रमुख कारण आयोजक स्वयं ही यह चाहते थे कि डॉक्टर देव और मानसी को संयुक्त रूप से एक साथ में सबसे अंत में सुना जाए, ताकि सभी के सवाल और उनके विचारों पर संक्षिप्त टिप्पणी के साथ निष्कर्ष के तौर पर उन्हें सुना जाए। फिर यदि उन्हें अंत तक रोक कर रखना है, तब दोनों की ही पक्षों को रोकने का इससे सरल तरीका और कुछ ना था। अंततः वह समय आ गया जबकि डॉक्टर देव और मानसी के अनाउंसमेंट ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले उन्होंने रूसी वैज्ञानिकों द्वारा रखी गई बातों पर प्रकाश डालते हुए कहना शुरू किया कि रूस में बेशक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए औद्योगिकी क्रांति को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं उसने बहुत से संघर्षों के साथ आगे बढ़ने की होड़ में वहां समाप्त हुई दास प्रथा, जमींदारों से त्रस्त भूमिहीन मजदूर जो अभिजात वर्ग के स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर काम करते थे और जिनके बदले में उनका शोषण होता था। जैसे ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, मौका देखते ही नई पीढ़ी ने दास्तां की जंजीरों को तोड़ खेतों में काम करने वाली मजदूरी को छोड़ कारखानों में काम करना, अपना स्वायत्त जीवन जीने की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसके कारण उत्पादित भोज्य की कमी होना और कारखानों के विकास के साथ ही साथ शहरी प्रदूषण में वृद्धि को लेकर उन्होंने मानसी के साथ औद्योगिकरण और अभी भी श्रमिकों का शोषण, उनके रहन सहन, मानवाधिकार और भविष्य में आने वाली समस्याओं पर अपने स्पष्ट विचार रखे।
मानसी ने क्रीमिया युद्ध के पश्चात रूसी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत अलेक्जेंडर II और सर्गे विट्टे द्वारा लाए गए सुधार 1890 से 1910 के बीच प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ते निर्यात और ट्रांस साइबेरिया रेलवे के विकास के साथ ही साथ रूसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि का मूल उद्देश्य और सहभागिता प्रकट करते हुए अपनी ही बातों में उन्होंने रूस में समाजवाद के जनक व्लादिमीर लेनिन, जिसे व्लादिमीर इलिच लेनिन भी कहा जाता है, मूल नाम व्लादिमीर इलिच उलियानोव, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक के संस्थापक, प्रेरक और बोल्शेविक क्रांति के नेता 1917 और वास्तुकार, निर्माता और प्रथम प्रमुख का भी विशेष जिक्र किया। किसी भी विषय पर इतना डिटेल में जानकारी देना और डाटा के साथ विकास क्रम को मानसी द्वारा प्रकट किया जाना उस पूरे कॉन्फ्रेंस का और भी इम्पोर्टेंस बढ़ाता था। उन्होंने इसी के साथ प्रकृति के सामीप्य के और आने वाले समय में औद्योगिक क्रांति के साथ प्रदूषण से होने वाली समस्या पर भी सबका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने निचोड़ के तौर पर लगभग सभी देशों से आए हुए प्रमुखों से निवेदन किया कि बेशक हर राष्ट्र को अपने विकास का पूर्ण अधिकार है, लेकिन इसके पूर्व उनका ये कर्तव्य भी बनता है कि वह आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ वातावरण सौंपे, अन्यथा उनके द्वारा किया गया विकास पूर्णतः निष्फल हो जाएगा। उन्होंने प्राकृतिक परिवर्तनों पर भी चर्चा की और साथ ही साथ सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए विशेष बल दिया, जिससे शायद प्रदूषण को बहुत हद तक कम किया जा सकता था। उन्होंने सूर्य की ऊर्जा के साथ उसकी किरणों को चमत्कारी प्रभावों के विषय में भी विशेष वर्णन किया, बताया कि किस तरह सूर्य की किरणों को अलग अलग रंगों से गुजार कर उनका उपयोग मेडिसिन के तौर पर और मेडिकल उपकरणों की तरह किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब के बीच दूसरी और पत्रकार भी बढ़ा चढ़कर अपनी बातों को लोगों के सामने रख रहे थे। उस विस्फोट के पश्चात अविरल शांति के बाद जो खुशफुसाहट अभी तक मीडिया के सामने चली आ रही थी, उसे अचानक जैसे एक नया रंग मिल गया था। कल तक जो अखबार भारतीय सेना की सोच और समझ पर सवाल उठा रही थी, वही आज बढ़ चढ़कर उसके गुणगान में लगी हुई थी। इसलिए नहीं कि किसी युद्ध की शुरुआत हुई हो, या फिर भारतीय सेना ने ऐसा कुछ नया किया हो, या फिर भारतीय सेना कुछ नया करने वाली हो। बात तो ये थी कि अब उन पत्रकारों को ये सोचकर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि बिना सोचे विचारे आखिर वे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच अपने ही देश के खिलाफ समाचार में न जाने क्या क्या छपा बैठे हैं। और फिर उसके बाद तो छोटे छोटे पत्रकार जो सिर्फ और सिर्फ नकल के भरोसे चलते हैं, जो खबरों को बिना सोचे समझे नमक मिर्च मसाला लगाकर पेश करते हैं। उन्होंने भी इन बड़े न्यूज़ पत्रकारों का अनुसरण करने से एक नया ड्रामा क्रिएट किया था, ये कहकर कि भारतीय सेना अपने कैदियों के लिए मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन को भी फॉलो नहीं करता, उसके लिए कैदियों का कोई मोल नहीं। यही सब कहकर न्यूज़ पत्रकारों भारतीय सेना के बारे में बढ़ा चढ़ाकर मीडिया के सामने झूठ को उजागर कर दिया, जिसे देखने वाले हर सभी लोग न्यूज़ पत्रकारों की ही बातों को सच मानने लगे और भारतीय सेना को भला बुरा कहने लगे। विस्फोट होने वाली बातों को भी न्यूज़ पत्रकारों ने बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश किया, क्योंकि मीडिया वालों को अधिकांश बातों को बढ़ा चढ़कर ही बताना होता है। शायद इसलिए जानबूझकर विस्फोट करवाया गया था कि बहुत से सरकारी दस्तावेजों के चोरी के पीछे छिपे सबूत मिटाए जा सके। लेकिन जब आज अचानक मीडिया के सामने ये खबर आई, वह विस्फोट सेना की गलती से नहीं वरन जानबूझकर करवाया गया था। इसके पूर्व सभी लोगों को वहां से सुरक्षित दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया गया था। उस दौरान मिलने वाली लाशें वास्तव में उन घुसपैठियों की थी, जिसका मूल उद्देश्य कुछ और ही था और उनकी भनक वहां लगे सुरक्षा यंत्रों को मिल चुकी थी। इसलिए बिना देरी किए वह संपूर्ण विभाग ही जानबूझकर एक गोलाबारी के साथ उड़ा दिया गया, बिल्कुल आने वाली सिग्नल टारगेट पर, जब तक जानकारी ना मिले और घुसपैठियों को यह ना लगे कि वह असफल हो गए हैं या उनका प्लान फेल हो गए है। इसलिए कैदियों के मारे जाने की खबर का समर्थन उस समय सेना ने मौन स्वीकृति के साथ कर दिया। सब कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग के नाम पर जांच के लिए, इंक्वायरी पेंडिंग के नाम पर जांच के लिए रख दिया था। सवाल यह उठता है कि जब भारतीय सेना की उस प्रमुख टुकड़ी के कैंप पर टारगेट किया जाना था, तब उसने सावधानी क्यों नहीं बढ़ाई गई, या उस और किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर ऐसा था तो सुरक्षा के सारे इंतजाम पहले से करना चाहिए था। क्यों इतनी बड़ी बात को इन लोगों ने अनदेखा किया? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सभी के संबंध में आने लगा कि यदि एक बार सैटेलाइट किसी लोकेशन को ट्रेस कर ले तो उसी समय उसे उपकरण के साथ साथ नष्ट कर देना ज़्यादा उचित होता है। इसलिए जब इस तरह का प्रयास किया गया, तब सेना ने एहतियात के तौर पर अराउंड द मिशन की थीम पर काम करते हुए उन्होंने इमीडिएटली अपने बंकर खाली करवाए और कुछ डमी के साथ स्वयं ही उस हिस्से को, इससे पहले कि उस स्थान से कोई भी सिग्नल क्रॉस हो पाता या उस इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई भी व्यक्ति, आतंकवादी, सैनिक, गुप्तचर बाहर निकल पाता, उस जगह को सेना ने स्वयं ही विस्फोट के साथ उड़ा दिया और पूरी जानकारी किसी विशेष उद्देश्य को शेयर करने के लिए मना कर दिया। एक तरफ डॉक्टर देव इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सैन्य व्यवस्था, औद्योगिक क्रांति, मानवाधिकार आयोग पर सेमिनार दे रहे थे। इसी तरह भारतीय सरकार ने अपने लिए क्लीन चिट का रास्ता निकाल लिया। उन्होंने मीडिया के सामने एक साथ डॉक्टर शेशांक, डॉक्टर अतुल कुमार और अन्य सैनिकों को पेश कर अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर उठने वाले बेतुके सवालों पर प्रतिबंध लगा दिया।
जैसे ही यह खबर चर्चा में आए, आधे से अधिक लोगों के दिमाग में उठने वाले बेतुके सवाल शांत हो गए। अब हर कोई शतरंज की उस चाल को भी समझ चुका था, जिसमें कभी कभार खिलाड़ी अपने ही प्यादे को मरवाकर भी दोबारा उसे हासिल कर लेता है। भारतीय सेना का ये रूप उनके ज़हन में शायद नहीं रहा होगा, लेकिन इससे मिला क्या? आखिर यह सब क्यों? इसका भी जवाब देने की जरूरत शायद ना पड़ी हो, क्योंकि उस विस्फोट के बाद से उसके खुलासे से लगभग वे सभी एजेंसियां अब भारतीय सेना के गिरफ्त में थी, जो अप्रत्यक्ष रूप से अपने देश की जानकारियां दूसरे देशों को मुखबिरी की तरह सप्लाई कर रही थी। सरल शब्दों में कहे कि सिर्फ एक घटना ने आने वाली अन्य घटनाओं पर विराम लगा दिया। और यह सब हो पाया उनकी अंतिम यात्रा और अन्य कार्यक्रमों में शरीफ होने वाले अनजान मेहमानों की जानकारी से, जिसे वे शायद खुद भी न भाप पाए। कहीं ना कहीं उन्हें भी ट्रेस किया जा रहा है, और वे अनजाने ही भारतीय सेना के जाल में फंसते चले गए। और जब सेना ने उन तक पहुंच बना ली, तब अपने उसे प्लान को क्लोज करते हुए मीडिया के सामने आदि सच के साथ सबूत पेश कर दिए। इस प्रकार सबके सामने सच्चाई आई और इस बारे में सबको पता चला। इन सब घटनाओं के बीच ये तो स्पष्ट हो गया कि सुरक्षा और खुफिया विभाग में कोई भी जानकारी 100% किसी के भी पास नहीं होती। हर व्यक्ति को अपने किरदार के अनुसार और जहां तक तय किया जाता है, उतनी ही जानकारी उसके साथ शेयर की जाती है। और जब तक वह खुद उस प्लान का हिस्सा ना हो, उसे ना तो वह जानकारी साझा की जाएगी और ना ही जानकार व्यक्ति उन जानकारियों को किसी और के साथ साझा करेगा। ये बात डॉक्टर ऋषि, डॉक्टर सौमिक के साथ सभी के सामने आ गई थी। डॉक्टर सौमिक को तब समझ में आया कि क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर ऋषि ने उनसे डॉक्टर लतिका के पूछने पर स्पष्ट तौर पर कहा था कि चिंता मत करो, डॉक्टर तोषित किसी का भी हित नहीं होने देते। इसका मतलब साफ था कि डॉक्टर ऋषि भी कहीं ना कहीं इस विषय में जानकारी रखते थे, और यह भी स्पष्ट है कि डॉक्टर लतिका भी इस बात से कहीं अनजान नहीं रही होगी, क्योंकि वंदिता ताई और लतिका के बिना जानकारी के ये प्लान शायद पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता। जो भी हो, रक्षा मंत्रालय की यह चाल बहुत काम आई, क्योंकि एक और कोशिश की जा रही थी ब्लू टॉर्च से लोगों का ध्यान हटाने की। वहीं दूसरी और न जाने कितने ही अनजाने पहलू सामने आ रहे थे, जिनके बारे में अभी तक विचार भी ना किया गया हो। डॉक्टर शेषांक की मौत की खबर के पश्चात उनके घर आने वाले मेहमानों में जितने अजनबियों ने ये सोचकर भाग लिया कि शायद कोई सुराग हाथ लग जाए, साथ ही साथ उसके बाद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आम सभा या अन्य कोई छोटा मोटा सेमिनार, यहाँ तक कि अफवाह फैलाकर तथ्य को खोजने वाले कुछ होशियार, इन सब पर बराबर इस दौरान नजर रखी गई और बारी बारी से उन्हें उन्हीं के जाल में फंसाकर गिरफ्त में ले लिया गया। फिर तो वह बेचारे भारतीय सेना की भेंट चढ़ने के पश्चात अपने खुद के जीवन मरण के साथ न पूछा गया, सच भी किसी तोते की तरह उगलने को मजबूर हो गए। विचार मंथन के बाद अब पुनः सुरक्षा विभाग ने बैठक गुप्त तौर पर अचानक रखी थी, जिसके लिए कॉन्फ्रेंस के बीच में डॉक्टर देव को मानसी ने एक पेजर मैसेज पढ़वाया, जिसे देखकर डॉक्टर देव ने गंभीरता से मानसी की ओर देखा और इशारे में कुछ जवाब देने को कहा, जिसे लगभग हर व्यक्ति ने नोट तो किया, लेकिन पूछने की हिम्मत ना कर सके। कॉन्फ्रेंस खत्म होते होते डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर विकास के मन की जिज्ञासा तो जैसे बढ़ते ही जा रही थी, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था, डॉक्टर देव और मानसी की जोड़ी उनकी सोच से कहीं ज्यादा आगे थी। इतने सटीक जवाब गहन अध्ययन के साथ, और वह भी इतने निर्भीक होकर, हर किसी के लिए दे पाना संभव नहीं। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बिना किसी झिझक के, किसी सरकार के असफलता, उसके कारण और इसी के साथ सफलता के चरण तक पहुंचाने की विस्तृत जानकारी होना, वो भी बिल्कुल यथार्थ के साथ प्रकट करना भी हर किसी के बस में नहीं होता है। डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर विकास ने जैसा प्रोफेसर मित्रा से सुना था, इस नौजवान लड़के को उससे भी कई ज़्यादा आगे पाया। तब उन्हें यकीन हुआ कि ऐसे ही किसी दूसरे देश का राजनायक हर किसी की बात नहीं कर सकता। वाकई उसके लिए अव्वल स्तर की दक्षता और परिपूर्णता होना अनिवार्य है। शायद वह डॉक्टर देव में कूट कूट कर भरी है, उससे भी ज़्यादा प्रभाव तक बढ़ जाता है, जबकि उनकी जीवन संगिनी मानसी खुद ही अपने आप में एक विशेष योग्यता लिए हुए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। पति पत्नी का इतना अच्छा कोऑपरेशन, कोरिलेशन और इशारों में ही बातों को समझ लेने की कला ने वाकई सबका मन मोह लिया था। लगभग सभी ने उनकी जोड़ी को सराहा, लेकिन मानसी का ध्यान बार बार पेजर के उस मैसेज पर जा रहा था। शायद कोई एजेंट मैसेज था, जिसका जवाब देने के पश्चात भी वह डॉक्टर देव से खुलकर बातें करना चाहती थी, या ये कहा जाए कि शायद अपने मन की किसी शंका के समाधान के लिए वह परेशान थी, इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलकर अपने रूम पहुंचना चाहती थी। मानसी ने बीच में ही अपने प्रोटोकॉल ऑफिसर को मैसेज भी भेज दिया था कि वह लंच अपने कमरे में ही करेंगे, किसी ऑफिशियल वर्क की एजेंसी के कारण, इसलिए वह कोई और शेड्यूल बिना उनसे पूछे सेट ना करें। कार्यक्रम समाप्ति पर तुरंत ही मानसी और देव जैसे ही आगे बढ़े, डॉक्टर प्रोफेसर मित्रा के दोनों साथी डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर विकास बड़ी तेजी से गेट तक उनके साथ आ मिले। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर देव किसी को नाराज करना उचित नहीं समझते, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही हेलो कह उन दोनों का अपने परिचय के साथ ही खुद उनका भी सारा परिचय दे डाला।
उस परिचय में डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर विकास उनकी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा और कार्य का अनुभव सब कुछ और साथ ही साथ अपने फाइल के 2 पन्ने निकालकर उनके हाथों में थमा दिए। उन दोनों को तो जैसे काटो तो खून नहीं। वह आश्चर्यचकित होकर डॉक्टर देव को देख रहे थे, क्योंकि डॉक्टर देव ने जो पेपर उनके हाथ में दिया उसमें उनके फैमिली फोटो लगे हुए थे, उनके माता पिता और पूरे परिवार की संक्षिप्त जानकारी, यहाँ तक कि वे दोनों किस प्रकार के व्यक्तियों से मिलना पसंद करते हैं, उनकी पसंद नापसंद, सब कुछ पूरी विस्तृत जानकारी उस पेपर में थी। डॉक्टर देव ने सिर्फ इतना ही कहा, बधाई हो, आप दोनों भी एक चरण आगे बढ़ गए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि उसका सही अर्थ जाने बिना ही उन दोनों ने सिर्फ डॉक्टर देव को थैंक यू कहा और मिलने के लिए चंद समय मांगा। डॉक्टर देव ने पुनः जल्द मिलने का वादा कर वहां से सीधे रूम आ गए, क्योंकि उन बहुत जल्द उस सवाल का जवाब देना था जो मानसी के मन मस्तिष्क में उठ रहे थे। ब्लू टॉर्च की खबर जितनी तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रही थी, वहीं बहुत से लोग भारत और भारत से बाहर ब्लू टॉर्च की खोज के बारे में पता लग रहे थे। वहीं कुछ लोग ब्लू टॉर्च खोज का पता लगाने के लिए नए नए पत्र आजमा रहे थे। कहते हुए डॉक्टर सौमिक, डॉक्टर देव और मानसी की ओर देखने लगे। लेकिन कहते हैं न कि जासूसों की दुनिया इतनी आसान भी नहीं होती, और उन्हें अपने जासूसी दुनिया में क्या क्या रूप धारण करने होते हैं। जासूस और जासूसों की दुनिया ऐसी होती है कि जिसे आप जितना अंदर तक देखेंगे उतनी ही गहराई में उतरते चले जाएंगे। शायद ही कोई ऐसा दौर रहा हो जब जासूस ना रहे हों। जासूसों को आमतौर पर अवैध तरीकों से गुप्त जानकारी एकत्र करने के लिए जासूसी करने या जासूसों, एजेंटों, संपत्तियों और खुफिया अधिकारियों के साथ साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एक जासूस विचारधारा, देशभक्ति, धन या ब्लैकमेल से लेकर प्यार तक कई अन्य कारणों से प्रेरित होकर जानकारी चुराने में मदद करने के लिए या तो स्वयं सेवा करता है या भर्ती किया जाता है। खुफिया दृष्टिकोण से उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण मूल्यवान जानकारी तक पहुंचना होता है। जासूसों को भी अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। विश्लेषण, ये वह चरण है जहां एकत्रित जानकारी कुछ उपयोगी बन जाती है, जिसका उपयोग निर्णयकर्ता कर सकते हैं। प्रसंस्करण, एकत्रित जानकारी को सीमित करने, प्राथमिकता देने और किसी प्रकार के सुपाच्य प्रारूप में डालने की आवश्यकता है। इसमें जानकारी को डिकोड करना भी शामिल हो सकता है। प्रसार, खुफिया एजेंसियां अंतिम उत्पाद निर्णयकर्ता या ग्राहक तक पहुंचाती हैं। निस्संदेह ये बहुत संभव है कि इससे और अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संग्रह, ये वह जगह है जहां जासूस, एजेंट, केस अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, वैज्ञानिक, हैकर और अन्य लोग आते हैं और असंख्य रचनात्मक तरीकों से विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार एक बार एक IPS अफसर कामिनी भिकारन बनकर बच्चों के खरीद फरोख्त, स्मगलिंग के गिरोह का पर्दाफाश किया था, और इसी बीच उन्हें एक शख्स से प्यार भी हो गया था और उन दोनों ने बाद में शादी भी की। डॉक्टर देव और मानसी ने यह बात सुनकर और चौंकते हुए डॉक्टर सौमिक से पूछा, वो कैसे? बात है उन दिनों की जब एक चाय की दुकान पर जोर शोर से बातें हो रही थी। चाय वाले ने कहा, जी साहब कितने दे दूं? थोड़ा जल्दी कीजिए, आज बहुत डिमांड है पेपर की। भला हो भिखारन मैम का, जिसने आज हम गरीबों को जैसे अमीर बना दिया। सुनकर अचानक राकेश ने कहा, मुझे भी एक दे दो। अरे क्या अखबार भी 5 रुपए का होता है? जी साहब, आज तो 5 रुपए में ही मिलेगा। अखबार कम है और पढ़ने वाले ज़्यादा है। सुनकर राकेश और उत्सुक हुआ और जल्दी से 5 रुपए निकाल कर दे दिए। राकेश के मन में एक अजीब सा उत्साह था आज के अखबार को देखकर लगा, क्योंकि राकेश ने पहली बार 2 रुपए का अखबार 5 रुपए में लिया। उस अखबार वाले बच्चे की उत्सुकता या यूं कहूं खुशी और भिखारन मैम का उच्चारण राकेश को विवश कर रहा था कि मैं पूरा अखबार एक सांस में पढ़ लेना चाहता था। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियों का सायरन और लंबी चेकिंग की कतार ने मेरी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। राकेश अपने मित्र को गाड़ी साइड में लगी चाय दुकान पर रोकने को कहा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि शायद बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब मैं चाय का ऑफर दूं। वह बोला, वाकई भला हो कौन भिखारन मैम, जिसकी दुआ से इन जनाब ने हमें चाय के लिए तो पूछा। इतना कहते उसने गाड़ी साइड में लगाए। राकेश तो जैसे बच्चों को मिले हुए उपहार की तरह तुरंत अखबार को खोलकर देखना चाहता था, लेकिन चाय दुकान पहुंचते ही उसकी जरूरत ही ना पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ पर चाय की दुकान ही सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल होता है। वहाँ हर प्रकार की खबर गर्म चाय के साथ चटपटी होकर पूरी चर्चा के साथ सुनने को मिल जाती है। यही सोचकर राकेश ने चाय वाले से पूछा, क्या चाचा कौन भिखारन मैम है जो आज इतनी चर्चा का विषय है, और अचानक इतनी पुलिस हमारे शहर में? क्या कोई लूट हुई है जो इतनी चेकिंग? लगता नहीं आज हम ऑफिस पहुंचेंगे। चाय वाला बोला, हाँ बाबू, सोचा तो हमने भी नहीं था कि एक गुब्बारे बेचने वाली और कभी कभी मंदिरों में भीख मांगती हुई देखी जाने वाली भिखारन इतनी बड़ी ऑफिसर निकलेगी। ये सब उनका ही कमाल है। अब ना जाने किस किस की बारी आएगी ऐसे, और कुछ ऑफिसर हो जाए ना बाबू तो सारा सिस्टम सुधर जाए। बड़ी आग लगी पड़ी थी यहाँ। कहने को तो बड़ा शांत लगता है ये शहर, लेकिन सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है हमारे यहाँ।
वाकई कितना घिनौना है, ये सबको सजा होनी चाहिए, मरेंगे सब की सब। ऐसा लगा जैसे अपने जन्मों की भड़ास निकाल रहा हो, लगातार एक साथ में बोलते ही जा रहा था। तभी अचानक रुक कर बोला, साहब आप पुलिस वाले तो नहीं हो? नहीं तो आज हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हम तो बस ऐसे ही कह दिए, सब थोड़ी एक जैसे होते हैं। लगा सुनकर जैसे अचानक वो प्रायश्चित करने लगा हो। अरे नहीं चाचा, हम भला कहाँ, बोलकर मैंने पैसे दिए और जल्दी से आकर दोनों गाड़ी में बैठ गए। चूंकि ट्रैफिक थोड़ा कम हुआ, दफ्तर जाने की थोड़ी जल्दी ने हमें विवश कर दिया कि हम अति शीघ्र पहले ऑफिस पहुंचे और सारा दिमाग हमने आज दिन भर के एक्टिविटी चार्ट प्लान पर लगा दिया। लेकिन दिल में बार बार वही सब और आखिर कौन है, ये जानने की उत्सुकता और प्रबल होती जा रही थी। जल्दबाजी में राकेश दफ्तर पहुंचे तो वहां पर भी चर्चा का विषय था। आज तो जैसे लग रहा था कि कोई उत्सव है, और वह मन ही मन सोच रहा था कि आखिर न्यूज़पेपर में ऐसा क्या छपा हुआ कि सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने पर ही लगा है। राकेश ने ऑफिस में जाते ही सब लोगों की एक्टिविटी पर ध्यान दिया और न्यूज़पेपर पढ़ने की जल्दबाजी में अपने केबिन में पहुंच गया। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।